नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है और चमोली जिले में जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की आशंका है, लिहाजा आसपास के इलाकों के लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। त्रासदी से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। जल का तांडव, ऐसा मंजर जो रूह कपाता, पहाड़ों से मानो पानी नहीं प्रलय आ रही है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज बहता हुआ ले जा रहा है। उफनती नदी का तांडव देख दिल सहम जाता है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ग्लेशियर फटने के बाद ये प्रलय देखने को मिली, जिसने 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। चमोली में ग्लेशियर फटने से इलाके में ऐसी आपदा आई है कि हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई गांव बह गए, कई घर टूट गए और सैकड़ों लोग जल में समा गए। हालांकि इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी बाकी है। हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो काम करते हैं, तो कुछ जो करीब 9-10 डेड बॉडीज रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। उत्तराखंड में 2013 की याद दिलाने वाली इस तबाही में रैणी गांव के पास डैम पूरी तरह से तबाह हो गया, तो वहीं तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इलाके में चल रहे दूसरे कई प्रोजेक्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जो सैकड़ों मजदूर और वर्कर काम कर रहे थे वो भी बह गए। चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है। वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। तपोवन में आई इस त्रासदी के बाद आशंका जताई जा रही है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर फटने के बाद जिस तेजी से पानी नीचे की ओर बह रहा है उससे नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। बहुत दुखद घटना हुई है उत्तराखंड में। ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में बिना समय गवाए जैसे ही सूचना मिली तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से, हमारा शासन उत्तराखंड का सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री जी खुद वहां दौरे पर चले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आसाम में और गृह मंत्री जी ने यहाँ से, दोनों ने एक साथ वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के अधिकारियों से बात करके उत्तराखंड को ये आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार वो सब कुछ करेगी। उत्तराखंड में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। एयरफोर्स, आर्मी,
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं और युद्ध स्तर पर जिंदगी के बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं किसान आंदोलन के बीच में सीएम मनोहर लाल लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। करनाल जिले को सीएम ने कई बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम की मौजूदगी में ही राहगिरी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। करनाल में सीएम पहुंचे तो जिले को कई सौगातें मिली। यहां पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करनाल में करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिसमें 6 उद्घाटन और 18 शिलान्यास की परियोजनाएं शामिल हैं। शहर की एक सीवरेज सकर मशीन, इसकी बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी। अभी तक पानीपत के साथ तालमेल करके उस काम को चलाया जा रहा था, लेकिन अलग से यहाँ कॉरपोरेशन को एक सकर मशीन ये उपलब्ध कराई गई है। 2 डंपर मशीनें भी ये उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करनाल जिले में एक बहुत अच्छा स्थान यहाँ का है। 3900 के लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पहले से चल रहे हैं। उनके बहुत अच्छे कार्य को देखते हुए और एक वहाँ घरोंडा में ऐसी बहनों के लिए प्रशिक्षण का एक केंद्र ये खोला जाए, इसको मंजूर किया है। 18 करोड़ की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन, घरोंडा में 3 बेज बस स्टैंड का उद्घाटन, 2 करोड़ 16 लाख की लागत से बना है ये बस स्टैंड। रेलवे अंडर ब्रिज का भी सीएम ने उद्घाटन किया। 11 करोड़ 32 लाख की लागत से रेलवे अंडर ब्रिज बना है। 1 करोड़ 73 लाख की लागत से सड़क बनी है। सड़क पर एलईडी लाइट, लोहे का जाल लगाया गया है। कठुरिया होटल सर्विस रोड से रेलवे बाउंड्री घरोंडा तक पोल है। घरोंडा कस्बे के धर्मवीर कॉलोनी में पार्क की ओपनिंग की गई। वार्ड नंबर 3 में 2 करोड़ के खर्च से तैयार हुआ है पार्क। वार्ड नंबर 19 में भी पार्क लोगों को समर्पित किया गया। 88 लाख की लागत से पार्क तैयार किया गया है। वहीं 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। 62 करोड़ 47 लाख की लागत से परियोजनाएं तैयार होंगी। मिर्गैन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिहायशी मकान भी बनेंगे। स्वास्थ्य केंद्र और मकानों पर 3 करोड़ 88 लाख खर्च होंगे। सिरसी गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण होगा। सामुदायिक केंद्र पर 62 लाख रुपए का खर्च आएगा। करनाल कैथल रोड पर गुरु नानक द्वार बनेगा। 47 लाख की लागत से गुरु नानक द्वार तैयार होगा। करनाल काछवा रोड पर स्वामी विवेकानंद द्वार बनेगा। इसकी लागत 48 लाख रुपए होगी। करनाल कुंजपुरा रोड पर मां सरस्वती द्वार तैयार होगा। इसकी लागत 47 लाख रुपए होगी। कर्ण स्टेडियम के पास डे केयर सेंटर हॉल बनेगा, जिसकी लागत 80 लाख रुपए आएगी। करनाल मुनक रोड पर कल्पना द्वार बनाया जाएगा, जो कि 49 लाख की लागत से तैयार होगा। वार्ड 17 के शास्त्री नगर में इंटरलॉकिंग पियर ब्लॉक बनेंगे। इस परियोजना पर 83 लाख रुपए का खर्च आएगा। वार्ड 19 में भी 33 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग पेयर ब्लॉक बनेगा। कंबोपुरा के पास अमृत योजना के तहत सीवरेज होगी। इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का भी सीएम ने शिलान्यास किया है। 8 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत 7 परियोजनाओं की सौगात मिली है। इसमें 6 करोड़ की लागत से ओपन एयर जिम बनेगा। 2.5 करोड़ रुपए की राशि से कल्चरल कॉरिडोर बनेगा। करीब 6 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल फ्लोरिंग फुटपाथ बनेगा। करीब 4 करोड़ की लागत से कंक्रीट और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनेगी। 3 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर्स का सौंदर्यीकरण होगा। 6 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पश्चिमी यमुनानगर पर कैनाल फ्रंट और डेवलपमेंट। 94 लाख से शिवाजी कॉलोनी में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास। करनाल के चहुमुखी विकास के लिए सीएम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इससे पहले रविवार की सुबह सीएम मनोहर लाल मस्ती के अंदाज में दिखे। सीएम ने राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की। जो राहगिरी की गई है, इसका थीम सड़क सुरक्षा, ये थीम रखा गया है। तो इस अनुसार एक संदेश भी हम लोगों को देते हैं और मैं चाहूंगा कि हर बार ये जो राहगिरी के कार्यक्रम हो, चाहे पूरे सप्ताह का नहीं तो महीने का, कोई एक संदेश, कोई एक थीम ये जरूर रखना चाहिए। तो आज इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत
आप लोग यहाँ आए हैं, एक शपथ, एक संकल्प ये हमको आज लेना है। कोरोना के चलते करनाल के नागरिक राहगिरी कार्यक्रम का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। अब सीएम की मौजूदगी में फिर से कार्यक्रम की शुरुआत से लोगों में खुशी है। सीएम भी इस दौरान बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। कार्यक्रम में सीएम ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं चक्का जाम होने के बाद किसान नेताओं का हौसला बुलंद दिख रहा है और अब किसान नेताओं ने हरियाणा में महापंचायतों के सहारे समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत चरखी दादरी में महापंचायत में शामिल हुए तो नूह में गुरनाम सिंह चन्हूनी ने मोर्चा संभाला। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन अगर एक बार फिर तनकर सरकार के सामने खड़ा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत आंदोलन को तमाम वर्ग का समर्थन है और ये बात किसान नेता भी अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि किसान नेता लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा में खाप पंचायतों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया है और अब आंदोलन से जुड़े किसान नेता हरियाणा के तमाम जिलों में पहुंचकर समर्थन बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में चरखी दादरी और नूह जिले में महापंचायत हुई। चरखी दादरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने सांगवान खाप समेत किसान आंदोलन को समर्थन देने वाली खापों का धन्यवाद किया। तो जो आमदनी है वो किसान है, सब खेती करने वाले लोग मेरा नहीं होगा इस आंदोलन से और बहुत बड़ा सहयोग खाप पंचायतों का मिला है। जब जब भी देश में मुसीबत आई, जब जब भी आक्रमण हुए, जब जब भी किसान संगठनों को जरूरत पड़ी, जब जब भी सिसोली में जब आक्रमण हुआ 23,000 पोस्ट थी सिसोली के अंदर, खाप पंचायत को मदद करी। 1 लाख से ज्यादा आदमी 23,000 पुलिस वालों को उसमें थे। मैं जो यहाँ के विधायक है जो चौर साहब है आके इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा। किसान नेता ये भी समझ चुके हैं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो युवा शक्ति का इसमें बड़ा योगदान होगा और यही वजह है कि किसान परिवारों से ये अपील की जा रही है कि जो नौजवान अपने खेत में जूते पहन के जाता होगा, जिसको अपने खेत की मिट्टी से डर लगता होगा, जिसको पशु के गोबर से बदबू आती होगी, उसका बाप समझेगा कि वो अपनी जमीन बेचेगा। उसका टच करवाओ उस बॉडी से, उसकी बॉडी से जमीन को टच करवाओ। अपने घरों में अपने खेत की मिट्टी रखो, अपने खेत का पानी रखो। इस आंदोलन को बचाने का काम किसने किया? इस आंदोलन को बचाने का काम किया जल ने। किसान आंदोलन को करीब 75 दिन हो चुके हैं। 26 जनवरी के बाद आंदोलन कमजोर भी हुआ, लेकिन अब एक बार फिर किसान नेता इसे किसानों की आजादी की जंग बता रहे हैं। इस तरह के नेता कभी नहीं मिले। मैंने बहुत नेताओं के साथ काम करा, जितने मजबूत ये गठबंधन मिला है, ये कोई हमारे नहीं है। हमको पता है कि हमको बहुत नुकसान होगा आर्थिक रूप से, लेकिन हो जान दो, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं उनको बहुत नुकसान होगा। उनको नोटिस हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई किसान की आजादी की लड़ाई है, हम इसको लड़ेंगे। चरखी दादरी की महापंचायत के दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान महिला शक्ति भी एक्शन में दिखाई दी। क्या कुछ कहना है महिलाओं का, सुनिए। ये 2 महीने हो गए। दिल्ली, हाँ, रोज दिल्ली। आज नई चीज क्या थी? आज राकेश टिकैत यहाँ पर आए थे, तो हाँ, नया क्या था उसमें? नया क्या था भाई? किसान का आंदोलन था, सारी किसान समझा गया, अपनी बतड़ा गया और हम लेके रहोगे हमारे 3 तो ये खापे हैं ना, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं और ये सिर्फ नाम की नहीं, इनकी पंचायत ने जो फैसला कर दिया, इनके गांव, इनके गुआंढ सब इन फैसला मानेंगे। टिकैत चरखी दादरी में बरस रहे थे तो नूह में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी माहौल को यादगार बनाने में जुटे थे। हमने कोशिश की, सरकार से बात करते रहे और खुले मन से बात की, लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो आड़े आ रहा है बातचीत में। मतलब ये सरकार को हो गया है कि जो हमने कर दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। सरकार भी जानती है कि गलत हो गया, लेकिन वो ये उनका कहना है कि हम पीछे हटेंगे तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा। फाकी होगी थी, उसका हमारा समझौता होगा था मुजफ्फरनगर पंचायत में, आप लोगों ने सुना ही होगा। मेवात का किसान जाग उठा है और जिस तरीके से शिरकत करी है उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। किसान आंदोलन के समर्थन में पंचायतों का दौर पूरे प्रदेश में जारी है। झज्जर जिले में भी दलाल खाप 84 ने
किसान पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में भी हजारों की संख्या में किसान तिरंगे के साथ शामिल हुए। ऐतिहासिक रैली को बड़ी पंचायत को वो बुलाई जाएगी और जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा। एक तरफ किसान नेता हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ लोग प्रदेश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। 100% गारंटी है जो मैं कह रहा, मैं तो कह रहा सीधा चाइना का है। चाइना चाहता था कि देश में व्यवस्था फैला, तो कोरोना के बाद बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आने लग रही थी और चाइना का टारगेट था कि किसी तरीके से अव्यवस्था फैला दो ताकि इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ना आवा। कोई भी व्यापारी कभी भी वहां नहीं जाता जहां कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब हो जाए, तो उन्होंने जानबूझ गए करने का काम किया। अब उसमें ऐसा ऐसा बहुत से लोग मिल गए। अब जिसका भी टारगेट था अव्यवस्था फैलाना और गड़बड़ था वो भी था। और जाहिर है किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है तो किसान नेता भी बदले से मूड में दिख रहे हैं। टिकैत तो सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। अब देखना यह है कि बदलते हालात के बीच सरकार कोई एक्शन कब लेती है, क्योंकि दिन तो बढ़ रहे हैं लेकिन समाधान निकलता अभी तक दिख नहीं रहा। चरखी दादरी से रवि जांगड़ा, नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो किसान आंदोलन को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप असहनीय है। किसी के भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ नॉर्म्स हैं, उनका पालन करना जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार आंदोलन को खत्म करवाने को लेकर के मंथन कर रही है और अब जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। हमारी अपनी एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाहर की विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना ये अशोभनीय है। किसी भी देश के व्यक्ति को दूसरे देश के आंतरिक व्यवस्थाओं में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसके भी अगेंस्ट है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी मैं एक प्रकार से इसकी निंदा भी करता हूं कि ऐसे विदेशी ताकतों को हमारे किसी आंतरिक मामले में नहीं आना चाहिए। किसान हमारे हैं, देश हमारा है, मंडियां हमारी हैं, कानून हमारे हैं, संसद हमारी है। हम अपने आप बैठ करके सुलझा लेंगे, आपसी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। उसी में से जो आवश्यक होगा उसको रखा जाएगा, जो आवश्यक नहीं होगा उसको छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये केंद्रीय कानून है, इसलिए केंद्र की टीम की ओर से ही जिनको अधिकृत किया जाएगा वही बातचीत में हिस्सा लेंगे। हमारे पहले दोनों मंत्री वो बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, एग्रीकल्चर मंत्री थे और दूसरे हमारे पीयूष गोयल जो रेलवे मंत्री थे। अब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूं, जब भी चाहे आके बातचीत कर सकते हैं और मैं समझता हूं बातचीत का रास्ता खुलेगा। इसमें प्रदेश का कोई विषय ऐसा है नहीं है और खुले मन से केंद्र सरकार हमारे विचार भी कर रही है। बहुत प्रकार के ऐसे विषय संशोधन करने के आए भी हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूँ एक एक करके मामला हल होगा, ठीक होगा। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में लगातार इन विषयों पर बहस भी चल रही है। मुझे लगता है उसमें से तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को सिर्फ एक राज्य का बता रही है, जबकि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, कर्नाटका और नासिक तक किसान इस आंदोलन की ताकत है। आपके सामने है, कितना गलत बोला, मैंने टोका भी उनको। ये तोमर साहब ने जो जवाब दिया कल मेरी बात का, उन्होंने मेरे को निशाने पे लिया। 100 बार निशाने पे ले, 1000 बार निशाने पे ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ा। किसान को निशाने पे ना लें। उन्होंने एक चीज़ कही कि भाई एक ही प्रदेश में आंदोलन है। मैं देश गवाह इस बात का है कि हाँ आंदोलन एक प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब है कि आपके प्रदेश में है। ये पंजाब में भी आंदोलन है, मैं गलत नहीं बोल रहा इस बात। ये हरियाणा में भी है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, ये कर्नाटक में, बम्बई में, नासिक से उठ के आगे हजारों लाखों किसान। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसी बात कही थी। सरकार अपनी जिद को छोड़े, कोई अपने लोगों के साथ जिद लगा के कौन जीतता है? ये तो अपने लोगों के साथ, अपने किसान के साथ, अपनी प्रजा के साथ एक जिद लगा दी। लगभग 200 शव इन धरनों से अपने अपने गाँव में वापस आ चुकी हैं। संयम और शांति से लाखों लोग बैठे हैं, अपना घर बार छोड़ के इतनी कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं। सरकार क्यों नहीं उनका सुध ले रही? बड़े दुख की बात है कि सरकार को ये दिखाई नहीं देते। बड़े दुख की बात है कि गवर्नर साहब, हमारे संवैधानिक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गवर्नर साहब, राज्यपाल, वो 1.5 महीने से टाइम नहीं दे रहे हुड्डा साहब को और सारे विधायकों को। हम किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं।
क्योंकि बहुत से निर्दलीय और जेजेपी के जो विधायक हैं वो खुल के कह चुके हैं कि भाई वो किसान के साथ हैं। तो ऐसे में विधानसभा में उसका कसौटी होगी। लोगों में तो, जनता में तो विश्वास खो चुकी है सरकार, मगर विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे किसान के मुद्दे पे तब मुकाबला होगा। मगर गवर्नर ही तो अंबाला नगर निगम में ऐतिहासिक जीत के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार दौरा करके अंबाला की जनता का धन्यवाद कर रही हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा बलदेव नगर पहुंची, जहां पर लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। चुनाव में ऐतिहासिक समर्थन देने के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बलदेव नगर की जनता का धन्यवाद किया है। आप सबके बीच में आके मुझे लग रहा है मैं अपने परिवार में हूँ। मैं कोई भाषण देने या कोई इलेक्शन का ये मौका नहीं है। मैं आप लोगों का सिर्फ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने पहले भी विनोद शर्मा जी को आशीर्वाद दिया था, प्यार दिया था, उसी तरह से आपने मुझे भी शायद उनसे बढ़ चढ़कर प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलदेव नगर हमारे हृदय में है और हर एक कार्य में सबसे अग्रणी है। हर एक चीज़ में हम आपको आगे रखते हैं क्योंकि आप हमारे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे पहले विनोद जी के कार्यकाल में आप लोगों के काम होते रहे हैं, उसी तरह से अभी भी आप लोगों का कोई कार्य पीछे नहीं रहेगा। आप सबसे प्रथम हैं। जिस तरह से शर्मा परिवार ने यह प्रोग्राम आयोजन किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। आप किसी भी वजह से ये मत सोचें कि सिर्फ जीत तक ही हम लोग सीमित रहते हैं। उसके बाद भी आपका दुख सुख हमारा दुख सुख है। आपके जो भी कार्य पहले बलदेव नगर के या किसी गली का काम है या कुछ भी जो भी रुका हुआ था, जहां हमारा विकास रुक गया था, हम वहीं से आगे चलेंगे। किस तरह से भी कार्य में किसी में भी पीछे। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।